हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले बच्चों की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उसमें कुछ चीजें डिनोट रहता है, जैसे बोल देगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? दो विपरीत आवेश जब अल्प दूरी पर, अल्प मतलब एकदम पास पास स्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मतलब दो विपरीत आवेश एकदम द्विध्रुव यानी दो ध्रुव होने चाहिए। ठीक है, एकदम अत्यंत पास पास उपस्थित हो तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां पर हम मान के चलते हैं कि ए बी एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। यहां पर थोड़ा शॉर्टकट बात करते हैं। हम मान के चलते हैं बच्चों ए बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। तो इधर मैं प्लस क्यू दे देता हूं और इधर मैं माइनस क्यू दे देता हूं। तो ए बी एक हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इस ए बी के अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए वह बिंदु जो इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। इसी के अक्ष के सम्मुख हम बात करते हैं, जैसे हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको यदि हम एक सिरे पर बढ़ा दे तो इसका अक्षीय स्थिति कहलाएगा। जरूरी नहीं रहता कि इधर ही बढ़ाएं, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक बिंदु P की कल्पना करते हैं बच्चों। यहां पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं कि भाई हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है और अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है बच्चों? क्या निकालनी है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। किसकी? वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, कोई बता सकता है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चों? तो द्विध्रुव की लंबाई जो होती है 2a होती है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु हम मान के चलते हैं O, इसका मध्य बिंदु O, और O से बिंदु P की दूरी हम मान के चलते हैं R। ये हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि R दूरी पर एक बिंदु P है ना भाई। हमने कहा कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव की लंबाई तो सबको पता है कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? ये 2a होगी हमेशा। कितनी होगी बच्चों? 2a। द्विध्रुव की लंबाई 2a ही होती है। इसके मध्य बिंदु हम ए बी का मध्य बिंदु O मानकर चलते हैं। इससे हम दूरी कह रहे हैं तो इससे R दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। दूसरी बात आपको यह समझना जरूरी है कि बच्चों ये अक्षीय स्थिति कहलाता क्या है? अक्षीय स्थिति क्या कहलाएगा? मान लीजिए हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसका अक्षीय स्थिति कब कहलाएगा और निरक्षीय स्थिति कब कहलाएगा? मान लो किसी बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है या कि वैद्युत विभव निकालनी है द्विध्रुव के सापेक्ष, या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां भी अक्षीय स्थिति होता है, या तो विभव निकालते हैं वो भी आपका अच्छी स्थिति होता है। दोनों में हम अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति निकालते हैं। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर वह बिंदु स्थित है तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। और यदि वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, लंबार्धक मतलब ये लंबवत ऊपर की ओर होता है, ये नीचे की ओर लंबवत, लंबार्धक और लंबवत और अर्धक यानी दोनों के बीचों बीच लंबवत ये जो आपका अक्ष होगा, उस अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो आपका निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। फिर से आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक से अलग से डायग्राम बना के समझा देता हूं बच्चों। कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। इसका मध्य बिंदु जो है O है। अब वह बिंदु जो इसके लंबार्धक पर स्थित होगा, जैसे यहां पर स्थित है तो आपका निरक्षीय स्थिति कहलाएगा, और यदि इसके बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हम वैद्युत विभव के लिए भी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हर जगह यही कंडीशन लगता है। तो यह जानना जरूरी है ना कि अक्षीय स्थिति है क्या? वह बिंदु जिस पर हमें विभव की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यदि द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है बच्चों तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। और यदि वह बिंदु लंबार्धक पर स्थित है यानी लंबार्धक पर जो अक्ष है उस पर यदि स्थित है तो वो आपका निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर माना है कि ए बी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है। एक किसी माध्यम में रखा हुआ लंबाई 2a है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? जैसे जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसे वैसे समझाते चलते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से समझना, हमने ये कहा भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर हमें विभव निकालनी है, तो हमने वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया। अब द्विध्रुव है मतलब दो आवेश से मिलकर बना होगा,
तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, मतलब किसी माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसका परावैद्युतांक के मानकर चलते हैं। अब इसके अक्ष पर ही हमें विभव निकालनी है, तो मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, उस दूरी को हम r मान के चलते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। सिंपल बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, यानी एक सिंगल आवेश है, एक सिंगल आवेश है और उस सिंगल आवेश के कारण विभव कितना होता है बच्चों, यह फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि O बिंदु है, यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, कितना है, P है। और फिर हम आगे चलकर इसको और डायग्राम बनाते हैं, एक परीक्षण आवेश लेते हैं, A से B तक लाते हैं, फिर अल्प कार्य किया जाता है, फिर संपूर्ण कार्य किया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल आवेश है, सिंगल आवेश के कारण जो विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। R जो है आवेश से बिंदु की दूरी है और माध्यम लेके रखे हैं, तो यहां पर हम K ले सकते हैं कि K परावैद्युतांक के माध्यम में जो आवेश है रखा हुआ है। तो ये हमने पढ़ाया था कि बिंदु आवेश कण, एक सिंगल आवेश के कारण विभव कितनी होती है। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव है और द्विध्रुव है बच्चों, तो आपको पता है कि दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो दोनों आवेश के कारण P पर हमें विभव निकालनी है, फिर हमको परिणामी विभव निकाल देना है। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी V1 और V2 दो निकलेगा ना भाई। एक आवेश होता तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव कहला जाती, लेकिन यदि दो आवेश है बच्चों तो हम कहेंगे कि भाई एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। फिलहाल यहाँ पे माना लिखा हुआ है, तो सिंपल तरीके से आपने समझा, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। आगे आपको लिखना है बच्चों कि किस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव, तो हम V1 मानकर चलते हैं। V1 बराबर आपको फार्मूला बताया कि एक सिंगल आवेश के कारण कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के हम ले लेते हैं, क्यों लेते हैं बच्चों के, क्योंकि के परावैद्युतांक का माध्यम है। अब इसके बाद आपका हो जाएगा यहां पर आवेश, तो आवेश Q है, और अब यहां प्लस Q के कारण यहां से यहां तक की दूरी हमें पता नहीं है, तो AP बस लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि दूरी हमें पता नहीं, तो AP लिख देते हैं बच्चों। यहां पे डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहां पे AP का मान निकालना पड़ेगा कि चूंकि AP का मान कितना होगा, चूंकि AP का मान कितना होगा बताओ जरा, कोई बता सकता है यहां से यहां तक का मान कितना होगा। तो हम यदि आपसे कह दें कि OP में बच्चों OP का मान R है, OA को घटा दें। अब कहोगे सर OA क्या है, तो OA की लंबाई A है, क्योंकि AB टोटल लंबाई 2a है, तो ये आधा लंबाई A ही ना होगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा R माइनस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R माइनस A। फिर से समझना आप लोग, हम कह रहे हैं कि O से P की जो दूरी है R है, O से A की जो लंबाई है स्मॉल a है, तो यदि हम OP में OA को घटाएंगे तो यहां तक के बीच की दूरी आ जाएगी। भाई ये चीज देखो ना, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, O से P में OA को घटा देंगे, क्योंकि OP का मान हमें पता है और OA का मान भी पता है, घटा देंगे तो हमें AP का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे वैल्यू यदि पुट कर दें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका V1 बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहेगा ही, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा Q, और Q बटा बच्चों इसके जगह हो जाएगा R माइनस A, और इसको आप एक समीकरण दे सकते हो। लगाना चाहो तो इसको ब्रैकेट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये किस आवेश के कारण आ गया बच्चों, प्लस Q आवेश के कारण। तो आगे आप लोगों को अब लिखना है तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। कंडीशन वही रहेगा, सेम रहेगा, बस दूरी बदल जाएगा बच्चों। तो चलिए दूरी बदल देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा। फार्मूला होता है बिंदु आवेश कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, परावैद्युतांक का माध्यम है इसलिए के लेना पड़ेगा। माइनस Q आवेश के कारण बच्चों तो माइनस Q ले लो, ठीक है। फिर यहां पर आपको देखना है B से P, भाई दूरी लेना पड़ेगा, B से P तो BP हो जाएगा, तो यहां पर आप ले लो BP। किंतु यहां पर थोड़ा ध्यान देना, किंतु यदि हम BP की बात करें, BP का मान कैसे आएगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा
OP धन OB मतलब R प्लस A हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K, और फिर बच्चों ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आ बेस अपान BP का मान हो जाएगा R प्लस A। ये कहां से आ गया R प्लस A? देखो बच्चों इस डायग्राम में थोड़ा समझना, हमको B से P की दूरी निकालनी है। तो O से P R हमें पता है और O से B इसका मान A होगा। A क्यों होगा? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। टोटल लंबाई AB की लंबाई कितनी है? 2A है, तो आधी की लंबाई A ही ना होगा बच्चों। भाई टोटल AB की लंबाई 2A है तो OB का लंबाई A हो जाएगा, आधा लेंगे। इसलिए तो द्विध्रुव की लंबाई हमेशा 2L या 2A लेते हैं, तो ताकि आधा करने में बटा ना लगाना पड़े, आधा करेंगे तो A हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की लंबाई A हो जाएगी और यहां से यहां तक की R हो जाएगी। तो यदि हम B से P की दूरी निकालेंगे तो OP में OB को जोड़ देंगे, OP में OB को जोड़ देंगे, तो OP का मान R प्लस A हो जाएगा बच्चों। इसको हम क्या दे सकते हैं? समीकरण 2 दे सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है बच्चों, तो आगे आपको लिखना है बिंदु P पर परिणामी विभव। लिख दें बिंदु P पर क्या निकालना बच्चों? परिणामी विभव। यूं आसानी से आप लोग निकाल दोगे। ये कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 का मान समीकरण 1 में दिख रहा है ना आपको, समीकरण 1 में दिख रहा है, उसका वैल्यू पुट कर दो। तो 1/4πε0 K और Q अपान R माइनस A है बच्चों। फिर यहां पर प्लस है, लेकिन इस माइनस के कारण, हालांकि प्लस ही लगा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, यहां पे हो जाएगा माइनस Q अपान R प्लस A। अब बच्चों ये जो माइनस Q है प्लस से टकराएगा तो माइनस बन जाएगा। माइनस Q यदि प्लस से टकराता है तो माइनस बन जाता है। ठीक है, फटाफट यहां पे फैक्ट देखना आप लोग, कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? V इक्वल, अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेता हूं, 4πε0 K, और दोनों में Q था बच्चों तो यहां पर ऊपर Q कर देता हूं। बचेगा कितना? यहां पर कितना बच रहा है देखिएगा, पूरा का पूरा बाहर आ गया। 1/4πε0 Q दोनों में है तो यहां पर बचेगा 1/R माइनस ए। बचा कितना? 1/R माइनस ए, और बीच में माइनस बचेगा कि इस माइनस का प्लस से टकराव होगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो यहां पर आपका माइनस हो गया तो बचेगा 1/R प्लस ए। ठीक है, और ये आप ब्रैकेट लगा दो। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, V बराबर Q अपान 4πε0 की। यदि एलसीएम ना बने ना बच्चों तो दोनों को लिख दो, R माइनस ए और R प्लस ए। ठीक है, अब देखो एलसीएम के बाद इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि इसका भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये R प्लस ए, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, मतलब 1 से गुणा हो जाएगा, बीच में माइनस लगाओ। इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा। और ये भी समझ में न आए तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और नीचे दोनों को लिख दो, ये सीधा रहता है। अब टोटल कितना आएगा? Q अपान 4πε0 के रहेगा ही बच्चों। देखिएगा यदि मैं आपसे कह दूं इसको कैलकुलेट करो तो ये R और माइनस R कट जाएगा, क्योंकि यहां पे जब करोगे तो R प्लस ए माइनस R प्लस ए, यही तो बचेगा। और ये नीचे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, मतलब R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच रहा है। अब देखो यहां पर कुछ कट रहा है, R से R कट रहा है बच्चों, तो कितना हो गया? V इक्वल, यहां पे आप 1/4πε0 Q ε0 K रखेंगे, और यहां पर आपका आ जाएगा बच्चों Q इंटू ए, और ए 2a बचेगा। ठीक है, अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लो। अब यहां पे कुछ चीजें दिख रही है आपको, यहां पर देखिएगा Q इंटू 2a, इसका मान यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि Q एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई को जो हम बोलते हैं बच्चों, वो कहलाता है आपका P, जिसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। जिस बच्चे को
पता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता इसका मतलब पुराना लेक्चर उसने नहीं देखा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुराना लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स जरूर ले लें, और नोट्स आपको मात्र 100 रुपये में दिए जाते हैं बच्चों। एक सिंपल प्राइस रहता है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके जगह मैं P रख सकता हूं कि नहीं, बताओ जरा। तो V बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा बच्चों, और इसके जगह हो जाएगा आपका P R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गया, ये फैक्ट की बात हो गई। और यहीं पे हम यदि आपसे कह दें कि यही एक प्रकार से अक्षीय स्थिति पर विभव है तो बिल्कुल सही है, इतना भी सही है। लेकिन यदि होता क्या है, कभी कभी द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा होता है, अत्यंत अत्यंत छोटा होता है, कि यदि द्विध्रुव का आकार छोटा होगा तो जो आपका ए का मान होगा वो आर से बहुत ही कम होगा। ठीक है, ए का मान मतलब द्विध्रुव की लंबाई ही कम है, 2a का मान ही कम है, तो ए का मान भी कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, हो तो ए की उपेक्षा, सॉरी जिसका मान कम है ए की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर देंगे, ए की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना मतलब सीधा हटा देना, और जब सीधा हटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, V बराबर 1/4πε0 के हो जाएगा, और बच्चों आपका P हो जाएगा बटा R स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, यही आपका अक्षीय स्थिति पर विभव है। क्या बच्चों, अक्षीय स्थिति पर विभव है। एक पेज और मुश्किल से आधा पेज, यानी 1.5 पेज में आपका सिंपल तरीके से आ जाता है, आंसर आ जाता है। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, वायु या निर्वात में K का मान बताओ जरा कितना होता है, 1 होता है। इसलिए K का मान जब 1 रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0, K का मान तो खत्म, P बटा R स्क्वायर। ठीक, यही आपका आंसर है। तो लो बच्चों, चीजें क्लियर हो चुकी है। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि भाई साहब वीडियो पूरा देखते होंगे। जिसको पूरा वीडियो समझ में आता है वही चीजें कर पाता है। लास्ट तक जो नहीं देखेगा, आधा अधूरा देखेगा तो डेफिनेट है उससे नहीं बनेगा। और कांटेक्ट नंबर मैं अपना दे ही देता हूं, जिसको नोट्स लेना है या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।